10 मार्च को जिन राज्यों में जनता का फैसला आने वाला है उनमें से एक प्रमुख राज्य है उत्तराखंड। देवभूमि में किसका झंडा ऊंचा होगा, कौन सी पार्टी इस बार यहां सरकार बनाएगी, कौन सा नेता मुख्यमंत्री बनेगा, उत्तराखंड की फाइट क्या नेक टू नेक है। उत्तराखंड का सबसे सटीक, सबसे प्रामाणिक ग्राउंड जीरो पर जाकर किया गया ओपिनियन पोल हम शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए। तो अब आपको हम दिखा रहे हैं रीजन वाइज उत्तराखंड का मूड और वोट शेयर के साथ हम जो है वो अब शुरुआत करेंगे। तो उत्तराखंड में बीजेपी, ये हम गढ़वाल हिल्स की बात कर रहे हैं, यानी गढ़वाल का पहाड़ी इलाका, बीजेपी को 46% वोट शेयर यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ा हिस्सा वोट शेयर का यहां जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लेकिन बिल्कुल करीब खड़ी है 45% पर, और आम आदमी पार्टी के हिस्से में ऐसा लगता नहीं कि बहुत कुछ जाएगा। 7% के करीब वोट शेयर जो है वो बीजेपी को मिल सकता है। बसपा को 1% वोट शेयर जो है वो हासिल हो सकता है और अन्य को 1% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देखें कोई खास फर्क नहीं है यहां पर बीजेपी में और कांग्रेस में, केवल 1% का अंतर जो है वो दिखाई दे रहा है। गढ़वाल हिल्स का वोट परसेंटेज आपने देख लिया। अब सवाल है कि इस रीजन में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। तो देखते हैं कि गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों में बीजेपी को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। 8 से 10 सीटें यहां पर बीजेपी को, और इतनी ही कांग्रेस को। वोट प्रतिशत में भी कोई अंतर नहीं था, सीटों में भी कोई अंतर नहीं। हमारे प्रोजेक्शन में 8 से 10 सीटें गढ़वाल के पहाड़ों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों जीत सकती है। आम आदमी पार्टी को 1 सीट की गुंजाइश यहां पर बनती दिखाई देती है, बसपा को कुछ नहीं और अन्य को 2 सीटों तक जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप गढ़वाल के पहाड़ों की बात करें तो यहां पर कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के बारे में चर्चा जितनी है, जमीन पर उसका ऐसा कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके रमेश पोखरियाल निशंक साहब जुड़ रहे हैं। निशंक साहब का बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। आज हम उत्तराखंड के ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं। नतीजे अभी पूरे तो सामने हमने नहीं रखे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी सरकार हो, 5 साल चली हो, और उसका जब जिस राज्य में ये ट्रेंड रहा हो कि सरकार बदलती है चुनाव के साथ, वहां पर अगर कोई पार्टी रिपीट करने का भरोसा देती है तो उसके पीछे क्या वजह है? मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की जनता इस बात को बखूबी देख रही है, समझ रही है और जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तराखंड में आई है तब से उत्तराखंड के विकास की गंगा प्रभावित हुई है। हमने जो कहा वो हमने किया, और इसलिए लोगों को भरोसा है जो कहेंगे वो हम करेंगे भी। तो स्वाभाविक ही है कि जब लोगों को परिणाम सामने दिखता है तो विश्वास और भरोसा पैदा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बात को हमने कहा कि हम डबल इंजन की सरकार हैं, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के किस तरीके से राज्य का विकास करना है, होना है, वो हमारा विजन बहुत साफ है। और उस विजन को मिशन में हमने तब्दील किया है और उसका रिजल्ट दिया है। इसलिए भी जो आप कह रहे हैं कि लोग क्यों चाहेंगे, लोगों ने देखा है कि इस राज्य को अटल बिहारी वाजपेयी जी, तत्कालीन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमको तोहफे के रूप में दिया, और न केवल राज्य दिया बहुत विषम और विपरीत परिस्थितियों में, बल्कि हमको औद्योगिक पैकेज भी दिया और विशेष राज्य का दर्जा भी दिया। और तब से इस राज्य की जब स्थापना हुई, उसके बाद से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब इस राज्य का विकास हुआ। और अब तो जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इस धरती पर आते हैं, और शुरू से उन्होंने कहा कि इस राज्य को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है, सृजित किया है। जिस राज्य को अटल जी ने बनाया हो उस राज्य को नरेंद्र मोदी संवारेगा, सजोएगा, आगे बढ़ाएगा। और न केवल उन्होंने बोला है, बल्कि उन्होंने इस राज्य को संजोने और संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे भूतपूर्व सैनिकों का हो, चाहे 4 धामों का विकास का हो, चाहे सड़क, रेल, हवाई मार्गों का विकास का हो। मैं समझता हूँ कि शायद इतिहास में ये पहला अवसर है जब इस सीमावर्ती राज्य को
जहां औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं पर अपनी कुर्बानी को देता है, और दूसरी पंक्ति में उसकी माँ और बहनें सेनानियों की तरह ही इस क्षेत्र की, देश की सीमाओं पर डटी रहती हैं, उस क्षेत्र को केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ की योजनाओं का हमको उपहार दिया हो, और वो आज योजनाएं चल रही हैं। बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने तमाम योजनाओं का शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया, और इस राज्य की जो सरकार है उसको बेहतर तरीके से जो भी केंद्र की योजना है उसको नीचे तक ले जा रही है, और राज्य के साथ समन्वय करके, केंद्र और राज्य का समन्वय बेहतर तरीके से करके और अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभान्वित कर रही है। तो मैं ये समझता हूं कि इस प्रदेश के लोगों ने मन बना दिया है जी कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बननी ही बननी है। आपने जैसा निशंक साहब कहा, अभी प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आपके साथ है, वो ठीक है, लेकिन राज्य का जो चेहरा होता है, जैसा आप खुद रहे मुख्यमंत्री के तौर पर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये उत्तराखंड के लिए कोई बहुत बेहतर रिकॉर्ड नहीं कहा जा सकता कि 20 साल में 11 मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिले हैं, लेकिन आपकी सरकार में वो पिछले 5 साल में योगदान 3 मुख्यमंत्रियों का है। तो जिस भरोसे की आप बात कर रहे थे, वो भरोसा उस एक चेहरे पर आपकी पार्टी नहीं दिखा पाई। विषय व्यक्ति का नहीं है, विषय विचार का है, विषय परिवार का है, विषय विजन का है, विषय मिशन का है, विषय योगदान का है, विषय समर्पण का है। और यदि आप देखेंगे तो जो लोग कहते हैं कि 3-3 मुख्यमंत्रियों को बदल दिया, ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार का है। आज आप यहाँ पर मेरे साथ अभी बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कल की दिनांक में बोलेंगे नहीं साहब आप इस सीट से उठा करके आप इस सीट को देखें। ये इस प्रबंध तंत्र का मैनेजमेंट होगा। उनको जो परिवार को, जिस व्यक्ति को जहाँ पर जिस समय जिम्मेदारी दी जानी है वो जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा विजन बहुत साफ है, राज्य के लिए समर्पित है। ए हो, बी हो, सी हो, ये तो अपने परिवार की व्यवस्था है हमारी, उसमें किसी को कौन सी क्षति पहुंची बताएं, राज्य को कौन सी क्षति पहुंची है। यदि जो योजनाएं, जो हमारा वजन है, निशंक साहब, आप नहीं मानते जब राज्य का लीडर बदलता है तो कहीं तो गति रुकती होगी, थोड़ा तो अवरोध आता होगा। आखिरकार एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, एक विजन के साथ आता है, वो अपना काम शुरू करता है, कुछ महीनों में उसको बदल दिया जाता है। ऐसा 3 बार हो जाना। देखो, विजन तो पार्टी का होता है और उस विजन को क्रियान्वित करने वाला चीफ मिनिस्टर होता है। तो चीफ मिनिस्टर ये हो, बी हो, क्योंकि विजन उसके सामने है और मिशन उसका है, तो विजन और मिशन दोनों तय हैं। जब वो आदमी आता है, आप एक गाड़ी है, गाड़ी में कोई चालक है, वो चलता है, वो तय है कि यहाँ पहुँचना है, तो वो कोई दूसरा ड्राइवर आ जाए, तीसरा आ जाए, उसको वहाँ टारगेट तक पहुँचना ही पहुँचना है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और क्षति नहीं है। जी, आप ये तो देखते हैं आपकी बात जो है कितनी सटीक साबित होती है। निशंक साहब, में जरा अभी हमने जो है गढ़वाल पहाड़ के कुछ आंकड़े दिखाए थे, वोट प्रतिशत में आप में और कांग्रेस पार्टी में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा, 1% आपसे पीछे है केवल कांग्रेस। अब मैं जरा दूसरे इलाके की हम बात कर लेते हैं, मैं फिर आपके पास आता हूं, बस मुझे 30 सेकंड का वक्त दीजिएगा। रीजन नंबर 2 की हम बात करते हैं, यानी 2 जिले और 21 विधानसभा सीटों वाले गढ़वाल के जो मैदानी इलाके, गढ़वाल प्लेन्स जिनको हम कहते हैं। तो इंडिया टीवी और ग्राउंड रिसर्च जीरो के ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां बीजेपी को 42% वोट जो है मिलने का अनुमान है, और वोट शेयर के लिहाज से कांग्रेस को 39% वोट मिल सकता है। तो यहां पर बीजेपी 3% मार्जिन के साथ आगे हमारे सर्वे में दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी को 6% का करीब वोट शेयर जो है यहां मिल सकता है, और बीएसपी को 8% वोट जाता हुआ दिखाई देता है, और अन्य के खाते में 5% वोट जो है वो जा सकता है। गढ़वाल के मैदानी इलाकों में पार्टियों का वोट परसेंटेज आपने देखा। अब सवाल है कि देहरादून और हरिद्वार के इलाके
किस पार्टी को कितनी सीटों के हिसाब से जाते दिखाई देते हैं, तो वो भी हम आपको अब दिखा देते हैं। तो सीटों के हिसाब से देखें तो बीजेपी को 10 से 12 सीटें गढ़वाल के मैदानी इलाकों से मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 9 से 11 सीटें, बहुत अंतर नहीं। आम आदमी पार्टी को कोई सीट जाती दिखती नहीं है, बसपा को कोई सीट मिलती नहीं दिख रही है और अन्य को भी कोई सीट जो है वो जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर के आप अगर कहें तो गढ़वाल की जो परिस्थिति है उसके मुताबिक कांटे की टक्कर है, सीटों के लिहाज से भी और साथ ही साथ वोट शेयर के लिहाज से भी। तो उत्तराखंड की टैली पर भी अब आप जो है वो नजर रखिएगा। हम आपको दो रीजन जो है वो हम आपको दिखा चुके हैं। गढ़वाल प्लेन्स में नफा नुकसान की बात करें तो 2017 के मुकाबले 2022 में बीजेपी को 5 से 7 सीटों का नुकसान हो रहा है। बीजेपी की टैली 17 में 17 सीटों पर थी और 22 में ये 10 से 12 सीटों पर आती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की टैली में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। 2017 में कांग्रेस को यहां से 4 सीटें मिली थी और 2022 में कांग्रेस पार्टी 9 से 11 सीटें जीतती हुई दिख रही है, यानी 5 से 60 सीटों का फायदा गढ़वाल प्लेन्स में कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो एक भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। 2017 में भी आम आदमी पार्टी ने यहां से 2017 में चुनाव नहीं लड़ा था। बसपा की स्थिति जस की तस बनी रह सकती, यानी एक भी सीट नहीं, और 2017 में भी वो 0 थी, 2022 में भी वो 0 है। तो सीटों के लिहाज से अगर आप देख रहे हैं तो नुकसान जितना बीजेपी को है उतना फायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन लड़ाई जो है वो कांटे की दिखाई दे रही है, कम से कम गढ़वाल में। हो सकता है हमारे आंकलन से बिल्कुल सहमत नहीं हो निशंक साहब, तो मैं आपका अपना आंकलन पूछ लेता हूं गढ़वाल के लिए पहले। मैं समझता हूं कि अब बिल्कुल समय निकट है, लेकिन हम बहुत आगे हैं। जो आपने सर्वे अभी बताया है, हम कोशिश करेंगे कि उस सर्वे के उलट आपको बीजेपी के पक्ष में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। कारण क्या है कि अभी चारधाम महायोजना के तहत 12,500 करोड़ रुपया सुरक्षित और 24 घंटे की जो यातायात, जिसमें गढ़वाल के विकास की आधारशिला बनी, 16,500 करोड़ रुपए की ऋषिकेश, हरिद्वार, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग और रेलवे लाइन से लेकर के यदि यहाँ के विकास की बात करेंगे, हरिद्वार अकेले 50 वर्षों में जितना विकास का काम नहीं हुआ उतना 5 और 7 साल में हुआ है। पूरी काया पलट गई है हरिद्वार की। हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो रहा है। सड़कों से लेकर अवस्थापनाओं का विकास, चाहे वो हवाई मार्ग है और चाहे सड़क मार्ग है, वो पूरी तरीके से जिस तरीके से लोगों को सुविधाएं मिली हैं, मैं ये समझता हूं कि लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत आस्था है और लोग ताकत के साथ इस समय निशंक साहब, आपने सड़कों की बात की तो मैं हरिद्वार ऋषिकेश तक तो अक्सर जाता हूं, तो मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूं कि सड़कें तो वहां अच्छी बन गई हैं और वो पूरा उस इलाके में एक सीमलेस कनेक्टिविटी आई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आपके प्रतिद्वंदी भी इससे सहमत होते होंगे। ऊपर उसके मैं गया नहीं तो मैं नहीं कह सकता। एक आप ऑल वेदर रोड जो बना रहे हैं उसको लेकर अगर आप उसको अपनी उपलब्धि बताते हैं तो कुछ लोग उसकी आलोचना भी करते हैं कि इससे उत्तराखंड के बड़े फ्रेजाइल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और ये करने की जरूरत नहीं है। और चारधाम का आपने जिक्र किया, तो चारधाम का जो आप देवस्थानम बोर्ड बना रहे थे उसकी इतनी नाराजगी आपको झेलनी पड़ी कि आपको वो भंग करना पड़ गया। तो दोनों ही फैसलों के प्रोज एंड कॉन्स आपके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, यदि आप देखेंगे, मुझे मालूम नहीं कि कौन लोग विरोध कर रहे हैं। मेरे सामने तो कभी कोई आए तो मैं उसको जवाब दूं किस बात का विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड देश को जवानी भी देता है और पानी भी देता है और पूरे देश और दुनिया की आस्था का ये सबसे बड़ा केंद्र भी है। आज बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को जो सड़कें मिली हैं, जो देश और दुनिया का व्यक्ति जो धार्मिक इन स्थानों पर जाता है उसको पूछिए ना कि इस गवर्नमेंट ने कुछ काम किया है नहीं किया है। केदारनाथ त्रासदी जो आई थी 2013 में, उसके बाद जो मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पुनर्निर्माण का उनका संकल्प था, आज आप केदारनाथ को देखेंगे तो लोग भाव विभोर हो जाते हैं। तो कौन आदमी पर्यावरण के नाम को लेकर क्या उनको मालूम नहीं है
कि पर्यावरण की चिंता केवल उत्तराखंड के ही लोगों को नहीं, देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को भी करनी है। लेकिन क्या आज जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं लोग, क्या उनको मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होनी है? और इसलिए यदि वो कहते हैं, समझ में आते हैं कि एयर कंडीशन बंगलों में, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में बैठ करके बड़े बड़े सेमिनार करने वाले, पर्यावरण की चिंता करने वाले इन लोगों को महसूस होना चाहिए कि यदि पर्यावरण की रक्षा और चिंता की है तो मेरे उत्तराखंड जैसे राज्य ने की है। आपको मैं बताऊं, शायद दुनिया का यह पहला उदाहरण होगा कि जहां 12,500 वन पंचायतें हैं, सरकार और जनता के गांवों के संयुक्त प्रबंधन में 12,500 जो पंचायतें हैं, वन पंचायतें, वो काम कर रही हैं। और उसी का परिणाम था कि चिपको आंदोलन हुआ था। गौरा देवी पूरे विश्व की एक ऐसी मातृशक्ति सामने निकल के आई थी जो पर्यावरण के प्रति एक प्रतीक बन गई। ये उत्तराखंड की धरती पर है और इसलिए यहाँ अपने जो पेड़ हैं उनको बच्चों की तरह पाला जाता है। ये ऐसा उदाहरण शायद दुनिया में पहला उदाहरण है। ये पर्यावरण की बात हमसे क्या करेंगे लोग? ये इधर एयर कंडीशन बंगलों में बड़ी बड़ी चर्चा करने वाले, सेमिनार करने वाले लोग और उत्तराखंड की धरती पर आए तो यहाँ का देखें, तस्वीर देखें तो समझ में आएगा उनको। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए निशंक साहब, और आपके दावे जो हैं वो हमें याद रहेंगे। 10 मार्च को जरूर आपसे एक बार फिर संपर्क करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आपने भी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सुना, और अब हमारे साथ उत्तराखंड के एक और पूर्व मुख्यमंत्री जुड़ने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता जिनकी लीडरशिप में इस बार कांग्रेस पार्टी चुनाव में जा रही है, हरीश रावत जी हमारे साथ हैं। रावत साहब का बहुत स्वागत है। और फिर से मुख्यमंत्री बनने के दावेदार भी हैं हरीश रावत। लेकिन क्या पहाड़ पर कमल को हटाकर पंजे का झंडा फहराना इतना आसान होगा? हरीश जी, ओपिनियन पोल आ रहे हैं, पहाड़ पर अब टक्कर की बात हो रही है, बराबरी की लड़ाई की बात हो रही है, एक तरफा चुनाव नहीं लगता। देखिए, हमने 11 से स्टार्ट किया और केंद्र सरकार की और मोदी जी की पूरी शक्ति है। उसके बावजूद जब हम कांटे की टक्कर में हैं तो इसका मतलब है हमारा ग्राफ जो है उभार की तरफ है और भाजपा का ग्राफ जो है डाउनवर्ड है। तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, भाजपा गिरती जाएगी और कांग्रेस का ग्राफ ऊपर आता जाएगा। लोगों का मानस बदलाव का बना हुआ है। बदलाव की सारी शक्तियां इस समय कांग्रेस को आशा भरी नहीं, इसलिए कांग्रेस की जीत निश्चित है। जी रावत साहब, कांग्रेस के लिए कोई फिगर तो आपके दिमाग में होगा, आप चुनाव में जाने वाले हैं, उतर चुके हैं। 70 में से कितनी सीटें पर आपको भरोसा है कि पार्टी को मिलेंगी? देखिए, मैं भाजपा की तरीके से घमंडी नहीं हूं, मगर जनता जनार्दन की अदालत में हाथ जोड़ करके खड़ा हूं कि मेरी पार्टी को इतना बहुमत दे दीजिए कि हम बहुत सुगमता से, सरलता से और दृढ़ता के साथ एक अच्छी सरकार, जनोन्मुखी सरकार, जो कल्याण करने वाली सरकार, राज्य को आगे बढ़ाने वाली स्थिर सरकार। क्योंकि केंद्र, देखिए, हमारा मानना यह है कि हम इस समय तक 50-55 सीटों को 50-55 सीटें जीतने का आप दावा कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि आपको खुद को अपनी सीट बदलनी पड़ गई, वो भी रातों रात आपकी सीट बदल गई। आपको नहीं लगता कि इसका एक बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट जाता है? देखिए, एक स्थिति के बाद आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं, आपको पार्टी के हवाले अपने को करना पड़ता है। पार्टी ने एक फाइनल रिव्यू में ये पाया कि मेरा लालकुआ से लड़ना पार्टी के लिए ज्यादा फायदेमंद है और मुझसे कहा गया कि सब लोग सहमत हैं। और फिर लालकुआं जो है मेरा दूसरा घर भी है। हिंदुखत्ता के साथ मैं 1980 से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूँ। जब उनके सामने अस्तित्व संकट था उस समय, और जिस तरीके की मैं एग्रो इकोनॉमी की राजनीति करता हूँ, उसके लिए गौलापार का क्षेत्र, गौलापार से चोरदलिया तक और इधर हमारी बरेली रोड के दोनों तरफ, हल्दू के दोनों तरफ का इलाका है, बड़ा मुख्य। और तो इसलिए मेरे लिए, मेरे मन में भी कहीं पहले से ये आकांक्षा थी और मैं निरंतर यहाँ आता रहता हूँ। मैं स्वाभाविक रूप से आया हूँ। अब लालकुआ की जनता जनार्दन की शरण।
आप देख रहे हैं उत्तराखंड का ओपिनियन पोल ग्राउंड जीरो रिसर्च और इंडिया टीवी की टीम का। हमारे साथ हैं ग्राउंड जीरो रिसर्च से शशि शंकर सिंह, अमिताभ भूषण, और हमारे साथ दो और वरिष्ठ चुनाव विश्लेषक जुड़ रहे हैं, प्रदीप गुप्ता जी और संजय कुमार जी। दो इलाकों की बात हम कर चुके हैं, पूरे गढ़वाल के मैदानी इलाके और पहाड़ी इलाके। अब आइए हम कुमाऊं की बात करते हैं। तो कुमाऊं में पहले देखते हैं कुमाऊं का जो पहाड़ी इलाका है वो किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और वहां के लोगों की ओपिनियन क्या बनती दिखाई दे रही है। तो पहले वोट शेयर में देखते हैं। तो बीजेपी को कुमाऊं में 37% वोट शेयर जो है पहाड़ों में मिल सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। लेकिन कांग्रेस यहां बहुत आगे दिखाई दे रही है, 60% कांग्रेस आगे दिखाई देती है 60% वोट के साथ। और आम आदमी पार्टी यहां 1% वोट हासिल कर सकती है, ऐसा हमारे सर्वे में देखा। बसपा को का कोई आधार नहीं दिखाई दे रहा और अन्य को 2%। लेकिन देखिए कहां 32 है और 37 है और कहां 60% है। इतना अंतर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। और इसी को आप अगर याद करें तो हमने गढ़वाल के आंकड़े दिखाए थे, वहां बिल्कुल बराबरी की टक्कर थी, वोट शेयर में बिल्कुल बराबर दिखाई दे रहे थे। सीटों में देखें तो बीजेपी को कुमाऊं के पहाड़ों में 2 से 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, ये हमारा सर्वे का आंकलन है। और कांग्रेस पार्टी को यहां पर काफी बढ़त मिलती हुई दिख रही है, 10 से 12 सीटें। आम आदमी पार्टी को कोई सीट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही हमारे सर्वे के मुताबिक। बसपा के साथ भी ऐसी परिस्थिति और अन्य के साथ भी। तो साफ साफ ये कहें तो जो कुमाऊं का जो पहाड़ी इलाका है वो पूरी तरीके से कांग्रेस स्वीप कर सकती है, हमारे ओपिनियन पोल में ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं। और गढ़वाल की अगर आप बात करें तो अगर दोनों ही जगहों पर एक टक्कर का मामला जो है दिखाई देता है। हालांकि मैदानी इलाकों में भाजपा बेहतर करेगी ऐसा माना जा रहा है, लेकिन क्या वो भरपाई जो नुकसान कुमाऊं के पहाड़ में हो रहा है वो कुमाऊं के मैदान में कर सकती है भाजपा, ये वो आखिरी हिस्से का जो आंकड़ा है वो तय करेगा। आपको थोड़ी देर में हम वो दिखाने जा रहे हैं। स्वागत करता हूं प्रदीप जी आपका और संजय जी आपका। संजय जी, उत्तराखंड को लेकर के पूरी तस्वीर हम दिखाएं उससे पहले आप कोई एक तरफा चुनाव देखते हैं उत्तराखंड में या फंसी हुई टक्कर के तौर पर देखते हैं? सौरभ जी, मुझे लगता नहीं है कि एक तरफा चुनाव है। आप आंकड़े दिखा रहे हैं, आपने 3 क्षेत्रों का आंकड़ा दिखाया, लेकिन अगर ये आंकड़े मेरे सामने नहीं भी होते तो मैं ये मानने को बिल्कुल राजी नहीं हूं कि चुनाव एक तरफा है। उत्तराखंड का चुनाव काफी कांटे का मुकाबला, और इस कांटे के मुकाबले की वजह है आम आदमी पार्टी का चुनावी दंगल में शामिल होना उत्तराखंड में। अगर आम आदमी पार्टी चुनावी दंगल में नहीं होती उत्तराखंड के तो शायद कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल होती, और कम से कम ये तो मुझे लगता है कांग्रेस आश्वस्त होती कि जीत उसकी सुनिश्चित है। लेकिन आम आदमी पार्टी कुछ वोट ये अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कर रही, लेकिन शायद 6-7% वोट उन्हें मिल जाए, और इसका ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। वजह से चुनाव कांटे के टक्कर, वोट कट रहा है आम आदमी पार्टी के जाने से, इस वजह से बीजेपी को कुछ फायदा पहुंच सकता है, ऐसा संजय जी का मानना है। लेकिन आप एक लेमैन की तरफ से सोचें तो वो तो ये कहता है कि भाई जिस राज्य में बीजेपी ने अपने 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए और पिछले 1 साल के अंदर 3 नाम दे दिए, वहां उस पार्टी को कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो लोगों का क्या भरोसा होगा उस पार्टी पर। लेकिन अभी हमारे साथ निशंक साहब थे, वो बड़ा इत्मीनान जता रहे थे, उन्होंने कहा कि ये लोगों के बीच में कोई मुद्दा नहीं है। प्रदीप जी, आपको लगता है इसका कोई असर नहीं है? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्रियों का 3 मुख्यमंत्रियों का बदलाव होना डेफिनेटली बीजेपी के लिए एक सेटबैक है और जनता उस बात को देखती है। बट बड़ी चीज इसके अंदर ये है, उत्तराखंड राज्य के संबंध में, जैसे संजय कुमार जी ने बताया, आम आदमी पार्टी की एंट्री एक बात और बीएसपी पहले से वहां पर है। तो उत्तराखंड का आप यदि सामाजिक समीकरण देखें, जहां पे कि सामान्य या ऊंची जाति जो है 50% से भी ऊपर है और करीब 18% जो है वो दलित समुदाय है। देखने वाली बात ये होगी कि जो आम आदमी का वोट शेयर आ रहा है वो अधिकांशतः किस वर्ग से आ रहा है, वो एक समझने की बात है, वो एक बात है। दूसरी बात उत्तराखंड के सिलसिले में ये देखना जरूरी है कि बीजेपी ने पिछले 17 के चुनाव में 14% वोट ज्यादा लिया था कांग्रेस से, और जनरल इलेक्शन में 19 के चुनाव में 30% वोट लिया कांग्रेस से ज्यादा। तो जो बीजेपी का ये जो ढलान है वो किस तरह से जा रहा है, वो किस तरह से उसका वितरण हो रहा है, वोटों का जो वितरण हो रहा है, जो आपके सर्वे में दिखाया जा रहा है, क्या वो ज्यादा के ज्यादा आम आदमी पार्टी और बीएसपी में जा रहा है बनिस्बत इसके की कांग्रेस में, या फिर उसके उलट है, वो एक देखने की दिलचस्प बात होगी। उससे ये तय होगा कि कांग्रेस यदि आगे है तो क्यों आगे। ठीक है, अभी आपने चूंकि कास्ट कैलकुलेशंस की भी बात की तो एक नजर हम उसमें भी डाल लेते हैं। ग्राउंड जीरो रिसर्च का वो भी एक हिस्सा था। तो सबसे पहले ठाकुर समुदाय के राजपूत वोटर्स की बात करें तो उत्तराखंड
कि ठाकुर वोटर्स का झुकाव किस ओर है, यह आपको हम दिखा देते हैं। 49% भाजपा की तरफ, 46% कांग्रेस पार्टी की तरफ, 2% इस वर्ग का वोट आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान रखता है। बसपा की तरफ ऐसा कोई रुझान नहीं, अन्य की तरफ 3% का। ब्राह्मण वोट शेयर की अगर बात करें तो इसका जो रुझान है वो दिखाता है 58% भाजपा की ओर, 31% कांग्रेस पार्टी की ओर, 6% आम आदमी पार्टी की ओर, 1% बसपा की ओर और 4% अन्य की ओर। और दलित वर्ग की अगर बात करें तो राज्य में कुल 21% दलित वोट है और 41% बीजेपी पर भरोसा जताते हैं, 46% के करीब कांग्रेस पार्टी पर, आम आदमी पार्टी पर 3%, बसपा पर 6%, अन्य पर 4%। और अगर मुस्लिम वोटर की बात करें, 14% मुस्लिम वोट भी है, तो 85% ये मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर जा सकता है। 5% के करीब बीजेपी की झोली में, आम आदमी पार्टी को 4%, बसपा को 5% वोट जो है वो मिल सकता है। सिख मतदाता भी हैं और 2.5% सिख वोटर है उत्तराखंड के अंदर और 68% सिख वोटर जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 27% भारतीय जनता पार्टी की ओर, 5% आम आदमी पार्टी की ओर, बसपा और अन्य के खाते में कोई रुझान ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। प्रदीप जी, क्योंकि ये बात आपने छेड़ी थी तो इससे कुछ अंदाजा मिला आपको, जो कास्ट वाइज डेटा और उसका रुझान दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल अंदाजा मिला। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी और बसपा जो है, जो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, जो ऊंची जाति ठाकुर और ब्राह्मण, उसमें तो डेंट मारती नहीं दिख रही है। बट इसके साथ साथ ये भी उसमें नजर आ रहा है कि जो दलित और मुसलमान समाज जो आपने बताया, उसके अंदर भी वो डेंट मारती हुई नहीं दिख रही है। तो इस आंकड़ों के आधार पे ये कहा जा सकता है कि जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है और जो आंकड़े आपने दिखाए, वो किसी को भी डेंट मारते नजर नहीं आ रही है। कम से कम वो बीएसपी और आम आदमी पार्टी दोनों करीब करीब एक जैसा प्रदर्शन कर रही है। बीएसपी बहुत नीचे आई है, जो कि जनरली 7 से और 12% 2012 के चुनाव में उसको मिला था। उसके बाद लगातार से उसका ढलान चालू है और केवल 4% जनरल इलेक्शन में और 7% जो है 17 में मिला था। तो बड़ी बात इसके अंदर ये निकल के आई कि आपके हिसाब से, आपके सर्वे के हिसाब से, जो पूरा का पूरा बीजेपी का बड़ा चंक, जिसको बोलते हैं लॉयन शेयर, जो घट रहा है वो कांग्रेस के खाते में जोड़ रहा है, ये मैं कह सकता हूं। नहीं, बिल्कुल ठीक। अब ये लेकिन संजय जी का अपना ये असेसमेंट था कि आम आदमी पार्टी अगर कुछ करेगी, डेंट करेगी कांग्रेस को, तो बीजेपी को फायदा होगा। अभी तक के हमारे आंकड़ों के हिसाब से तो आम आदमी पार्टी को कुछ हासिल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी अगर फाइट में बीजेपी है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है संजय जी, आपकी समझ से? देखिए, आम आदमी पार्टी को कुछ हासिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये तो मैं भी अनुमान कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को कुछ हासिल नहीं होगा, और जब हम हासिल होने की बात करते हैं तो सीटों की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ जो भी एंटी इनकम्बेंसी है, मान लीजिए आम आदमी पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ रही होती और बसपा तो चुनावी मैदान में तो है लेकिन उतनी मजबूत नहीं है, तो एक ऑल्टरनेटिव के रूप में बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जो बीजेपी को वोट नहीं करना चाहते, बीजेपी सरकार से नाराज है, उनका वोट स्वतः कांग्रेस की ओर जाता है। लेकिन चूंकि अब आम आदमी पार्टी ने एंट्री ले ली है तो ऐसे वोटरों का एक हिस्सा जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। इस वजह से बीजेपी बाई डिफॉल्ट आगे है। ठीक है, आगे रहने की वजह यह है कि कांग्रेस ऊपर जा रही है और आम आदमी और थोड़ी सी ऊपर जाएगी, और बीजेपी का जो वोट नीचे गिर रहा है वो सारा का सारा कांग्रेस की तरफ नहीं जा रहा है। अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस की तरफ जाता। उस वजह से बीजेपी आगे दिख रही है। हमारे दोनों हमारे साथी जिन्होंने सर्वे किया है, शशि शंकर सिंह और अमिताभ भूषण, वो हमारे साथ हैं। तो इसी सवाल पर पहले आप उत्तर दे दें शशि जी। आम आदमी पार्टी का कितना जोर, या जितना आंकलन था उससे कितना कम? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपनी सीट पर ठीक चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो जीतने की स्थिति में नहीं है। और उसी तरह यूकेडी के एक कैंडिडेट हैं दिवाकर भट्ट जी, वो अपनी सीट पर अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। आप टिहरी की बात करें तो वहाँ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं दिनेश धनई जी, वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर आप उत्तराखंड को देखें तो मुझे लगता है पूरा इलेक्शन बाइपोलर हो रहा है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। मैक्सिमम सीटों पर सिर्फ 4 से 5 सीट है जहां पर आम आदमी पार्टी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार यूकेडी चुनाव लड़ रही है। और उत्तराखंड चुनाव में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं रख देना चाहता हूं कि यहां जो आप पूछ रहे थे गोवा के संदर्भ में भी, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार से ज्यादा आप देखेंगे कि बीजेपी जो मैक्सिमम सीटें जीत रही है, कांग्रेस जो मैक्सिमम सीटें जीतेंगी, तो कांग्रेस की मैक्सिमम सीटें में उम्मीदवार का योगदान कम और पार्टी का योगदान थोड़ा ज्यादा रहेगा। लेकिन बीजेपी के जो सीटें ज्यादा जीतेंगी, बीजेपी यहां पर जो भी सीटें जीत रही हैं उसमें उम्मीदवार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनके उम्मीदवार जीत रहे हैं चुनाव। जैसे आप देखिए हरक सिंह रावत जो अपनी सीट से कोटद्वार से जीते थे, उस सीट को छोड़ दिए हैं। अगर वो लड़ते सतपाल महाराज जी के सामने तो कड़ी चुनौती पेश कर देते। उनका एक
उस जोन में उनका एक होल्ड है, मतलब 760 विधानसभा में 1000 वोट ट्रांसफर करने का औकात रखते हैं। अब टिहरी की बात करें तो टिहरी में भाजपा ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जी को लाकर टिकट दिया। इट मींस कि और उनके जो सिटिंग एमएलए थे बीजेपी के, वो जाकर लड़ रहे हैं कांग्रेस से, धन सिंह नेगी जी। तो आप समझ सकते हैं कि उस सीट में कांग्रेस के पास और बीजेपी के पास भी उम्मीदवार नहीं थे। सबसे स्ट्रांग वो दिनेश धनई जी थे जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी जो वोट तो 3 से 4% मुझे लगता है कि वोट ले पाएगी, इससे ज्यादा नहीं ले पाएगी, लेकिन वो सीट शायद 0 से 2 मतलब ओवरऑल जो लास्ट में फिगर आएगा वो सीट ज्यादा जीतने की स्थिति में नहीं है। वही बात होगी जो आप बात पहले कह रहे थे कि वोट शायद जितना वो ले रही है वो भी अगर कांग्रेस को जाता आम आदमी पार्टी के चुनाव में ना होने की परिस्थिति में, तो शायद एक और बेहतर परिस्थिति में या एक क्लियर वर्डिक्ट की तरफ। लेकिन ऐसा कहना भी जल्दीबाजी होगा, क्योंकि अगर उम्मीदवार वो नहीं लड़ते, क्योंकि अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दोनों पार्टी का वोट काट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह वो सिर्फ विजय कांग्रेस का वोट काट रहे हैं, उनके उम्मीदवार कहीं कहीं जो कहीं 1000 2000 वोट आएगा। तो इंटरेस्टिंग, ऐसे नहीं है केवल बीजेपी गैर बीजेपी वोट ही मिल रहा है आम आदमी पार्टी को। आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। वो कहीं कहीं तो वो बीजेपी का भी वोट डैमेज कर रहे हैं, जो बीजेपी का आधार वोट होता है कैंडिडेट का, उसका भी वोट डैमेज कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ आलोक भट्ट जी भी जुड़ गए हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, उत्तराखंड से आते हैं। उत्तराखंड की बातें, उत्तराखंड के लोगों की जुबानी आप देखते हैं सोशल मीडिया के जरिए अक्सर लोगों के सामने रखते रहते हैं। आलोक जी, आपका बहुत स्वागत है। हमने अभी तक उत्तराखंड के ओपिनियन पोल में गढ़वाल की बात कर ली है, मैदान और पहाड़ी दोनों इलाकों की, और कुमाऊं की बात करी है, पहाड़ों की। और हमारा सर्वे का ट्रेंड यह है कि गढ़वाल में आप जहां अच्छा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सामने, वहां पर आप मार्जिनली आगे दिखाई देते हैं, कांग्रेस पार्टी थोड़ा पीछे दिखाई देती है। लेकिन कुमाऊं के पहाड़ों में कांग्रेस पार्टी आपसे बहुत आगे नजर आती है। 37% और 60% वोट शेयर का अंतर, इतना अंतर दिखाई दे रहा है। ऐसा क्या फर्क है गढ़वाल और कुमाऊं में आपकी नजर से? देखिए सौरभ जी, इसमें एक चीज है कि कांग्रेस, एक तो पहले उत्तराखंड का परिवेश में जो एक आप लोग चुनावी डेटा को एनालाइज कर रहे थे, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सन 2002 से उत्तराखंड में जितने भी असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, हर इलेक्शंस में इंडिपेंडेंट्स की भूमिका, इंडिपेंडेंट्स का वोट शेयर कम से कम 15 से 20% रहा है। आई थिंक वो आप लोग कहीं ना कहीं उसको फैक्टर इन करेंगे तो इसका थोड़ा सा कहीं, मेरे को लगता है वो वाला एक चीज फैक्टर इन करनी पड़ेगी। एक, हमेशा से इंडिपेंडेंट वोट हमेशा इस प्रदेश में हमेशा इंडिपेंडेंट जीत के भी आए हैं और 18 से 20% वोट लेके जाते हैं सारे के सारे, हर सीट पे वो फर्क डालते हैं। दूसरा पॉइंट जो ये है कि आप जो कुमाऊं का बोल रहे हैं, कुमाऊं में मतलब मैसिव स्विंग आपका जो ओपिनियन पोल दिखा रहा है, आई थिंक ग्राउंड पे इतना ज्यादा नहीं है। दूसरा, कुमाऊं में एक जो पिछले 5-6 महीने में और 1 साल के अंदर माहौल काफी बदला है, क्योंकि जैसे जब से पुष्कर सिंह धामी जी आए हैं तो कुमाऊं का एक उत्तराखंड में गढ़वाल कुमाऊं डिवाइड है, तो वो कहीं ना कहीं वो दिखता था, लेकिन वो मेरे को लगता है वो अरेस्ट हुआ है, उसके बाद वो पॉजिटिविटी आई है। दूसरा, अभी पीएम ने जैसे काफी सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे डिक्लेयर हुए हैं, और जिस तरह से हमारे यहाँ गढ़वाल में ऋषिकेश कर्णप्रयाग बन रहा है, वहाँ पे कुमाऊं में बागेश्वर, टनकपुर बागेश्वर की लाइन का काफी पुराना डिमांड था, वो उस पर काम शुरू हुआ है। और पीएम ने अपने आप बोला भी है कि जिस तरह से वो बन रहा है वैसे ही ये बनेगा। दूसरा, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज वहाँ एक बहुत बड़ा इशू था, वो भी एक अभी रिसेंटली भी हुआ है, वो एनएमसी का इंस्पेक्शन पूरा हो गया। ये दोनों इश्यूज अभी आने वाले चुनाव में फर्क डालेंगे, ये देखिएगा आप, क्योंकि कुमाऊं का जो एक वो था, एक जनरली एक सेंटिमेंट था विच इज नॉट अ रियलिटी, बट देन सेंटिमेंट ये था कि कुमाऊं को गढ़वाल के बदले में कम के अपेक्षा में कम वो मिला। लेकिन जिस तरह से प्रोजेक्ट्स आए हैं और जिस तरह से अभी जैसे अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, एम्स है, वो रेलवे प्रोजेक्ट है जी, तो आई थिंक वो उसका बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये सवाल आलोक जी, सवाल ये है क्योंकि आप ग्राउंड पर रहते हैं, तो सवाल ये है कि डिलीवरी कितनी हुई है। आज भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, एक कमेंट देख रहा था कि आपने, और पीएम ने अपने आप बोला भी है कि जिस तरह से वो बन रहा है वैसे ही ये बनेगा। दूसरा, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज वहाँ एक बहुत बड़ा इशू था, वो भी एक अभी रिसेंटली भी हुआ है, वो एनएमसी का इंस्पेक्शन पूरा हो गया। ये दोनों इश्यूज अभी आने वाले चुनाव में फर्क डालेंगे, ये देखिएगा आप, क्योंकि कुमाऊं का जो एक वो था, एक जनरली एक सेंटिमेंट था विच इज नॉट अ रियलिटी, बट देन सेंटिमेंट ये था कि कुमाऊं को गढ़वाल के बदले में कम के अपेक्षा में कम वो मिला। लेकिन जिस तरह से प्रोजेक्ट्स आए हैं और जिस तरह से अभी जैसे अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, एम्स है, वो रेलवे प्रोजेक्ट है जी,
तो आई थिंक वो उसका बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये नहीं, सवाल आलोक जी, सवाल यह है क्योंकि आप ग्राउंड पर रहते हैं, तो सवाल यह है कि डिलीवरी कितनी हुई है। आज भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, एक कमेंट देख रहा था कि आपने अल्मोड़ा का जिक्र किया, मेडिकल कॉलेज की बात की, कि आज भी अल्मोड़ा के पहाड़ों में कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो गांव वालों को स्ट्रेचर पर उसको ले जाना पड़ता है। क्या ये हकीकत है? देखिए ये तो सौरभ जी, देखिए पिछले 17 साल में जितनी सड़कें, पिछले 2000 में उत्तराखंड बना था, पिछले 17 साल में जितनी PMGSY की सड़कें बनी, जो रूरल सड़कें बनी, उससे ज्यादा सड़कें पिछले 5 साल में बनी है। अब ये गड्ढा इतना बड़ा है कि खाई इतनी ज्यादा उत्तराखंड में, जो डेवलपमेंट का जो मतलब बेस था वो इतना वीक था कि आपको उसमें टाइम लगेगा। 5 साल में आप ये मान के चलिए कि पिछले 5 साल में जितना रूरल रोड्स बनी है, अराउंड 10,000 किलोमीटर की सड़कें पिछले 5 साल में बनी है, उसके पहले 17 साल में पूरे 9,000 किलोमीटर थी। तो ये दिखता है वो, लेकिन अब ये मतलब बेस बहुत ज्यादा, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा वास्ट थी। उसको जितनी तेजी से उसको उस पर काम हुआ है, वो मेरे को लगता है वो रिफ्लेक्ट होगा इलेक्शंस में, रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होगा। आप दूसरा एक जो आप लोग एक फैक्टर नहीं कर रहे हैं, और जो अगर आप वीडियोस में देखें, सोशल मीडिया पे भी काफी वीडियोस शेयर हुए हैं, PM जन कल्याण योजना का जो इफेक्ट है जी, वो एक इफेक्ट को कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं उत्तराखंड का ओपिनियन पोल, और आइए अब उत्तराखंड के ओपिनियन पोल को पूरी तरह खोल देते हैं, क्योंकि अब हम चौथे और आखिरी रीजन की तरफ जा रहे हैं। कुमाऊं का मैदानी इलाका, 2 जिले नैनीताल और उधम सिंह नगर, कुल 15 सीटें दांव पर है। 2017 में भाजपा ने यहां 15 में से 12 सीटें जीती थी और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। 22 में क्या होगा, तो कुमाऊं प्लेन्स का वोट शेयर आपके सामने। बीजेपी को 56% वोट शेयर मैदान में कुमाऊं में मिल सकता है और कांग्रेस पार्टी को 39% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1%, बसपा को कुछ नहीं, अन्य के खाते में 4% वोट जो है वो जा सकता है। यह हमारा अनुमान है। हम फिर बता दें, उत्तराखंड के मैदानी इलाके की बात, जो कुमाऊं के मैदानी इलाके की बात, वो हम इस वक्त आपके सामने कर रहे हैं। 56% वोट बीजेपी को, 39% कांग्रेस को, 1% आम आदमी पार्टी को, और बसपा और अन्य जो है वो 4% पर है। सीट की बात करें अगर, तो सीटों में यहां पर भारतीय जनता पार्टी 10 से 12 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी 3 से 5 सीटें, आम आदमी पार्टी 0, बसपा 0, अदर 0। यानी जो नुकसान कुमाऊं के पहाड़ों में हो रहा था भाजपा को, उसकी भरपाई बहुत हद तक वो कुमाऊं के मैदानी इलाकों में कर लेती है। और इसके साथ ही आप देखिए उत्तराखंड का जो ये मैच है, हमारे ग्राउंड जीरो रिसर्च की टीम के साथ सर्वे में ये टाई पाया जा रहा है, यानी 33 से लेकर 35 सीटें ये दोनों पार्टियां जो है वहां पर जीत सकती हैं। ये हमारे सर्वे का अनुमान है कि उत्तराखंड में पूरी तरीके से कांटे की टक्कर, अंग्रेजी में जिसे नेक एंड नेक फाइट कहते हैं, बिल्कुल वैसे आसार उत्तराखंड में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 70 सीटों में से हम किसी को ना आगे कह सकते हैं ना किसी को पीछे कह सकते हैं, बिल्कुल बराबरी पर, कांटे पर खड़ी हैं दोनों पार्टियां। तो ऐसा लग रहा है शशि जी, आप चाहते नहीं कोई पार्टी आपसे नाराज हो जाए? नहीं, अंतर नहीं छोड़ा आपने? नहीं, ऐसा नहीं है। जो ग्राउंड पर मैंने पाया मैंने उसी को रखा। देखिए वहां कांटे की टक्कर चल रही है। कांटे की टक्कर में किसी की भी सरकार बन सकती है। उम्मीदवारों को जो चयन दोनों पार्टी की ओर से हुए हैं, दोनों में कुछ खामी है तो दोनों में कुछ अच्छी बातें भी हैं। अब जब हम सर्वे कर रहे थे तो उसके बाद भी कुछ उम्मीदवारों के नाम आए हैं। तो जब हम अपना फाइनल ओपिनियन पर लेकर आएंगे उत्तराखंड का, तो हम पिक्चर क्लियर कर देंगे कि किसकी सरकार। लेकिन हम आपको इतनी आसानी से तो इस बार भी नहीं छोड़ेंगे। अभी भी आपको चुनना होगा आगे कौन निकल सकता है आने वाले 14 तारीख तक। आपका दाव किस पर होगा? आलोक भट्ट जी उत्तराखंड से हैं, वो चीजों को समझते हैं। वहां पर उनका जवाब तो मुझे पता है। जी, तो वहां पर हिल्स वर्सेस प्लेन चुनाव हो रहा है। हिल्स में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, प्लेन में बीजेपी की स्थिति अच्छी है। अगर कांग्रेस को सरकार बनानी है तो प्लेन में कुछ बीजेपी की सीटें छीननी होंगी, और भाजपा को अगर अपनी सरकार बचानी है तो हिल्स में कांग्रेस की कुछ सीटें छीननी होंगी। ये मोटा मोटी पूरा चुनाव है। ये हिल्स बनाम प्लेन का चुनाव, इसको आप मान सकते हैं। और जितने सीटिंग एमएलए बीजेपी से लड़ रहे हैं, उसमें प्लेन के जो सीटिंग एमएलए हैं वो तो अपनी सीटें बचा रहे हैं इंक्रीमेंसी के बावजूद भी, लेकिन जो हिल्स के सीटिंग एमएलए हैं वो इंक्रीमेंसी के बावजूद भी अपनी सीटें नहीं। बाकी मेहमानों के पास जाने से पहले अमिताभ जी, इतनी कांटे की टक्कर के पीछे की वजह आपकी नजर में क्या है? देखिए बहुत साफ है। पहाड़ को जब भी आप देखेंगे तो ज़मीन की तुलना में, जो समतल है उसकी तुलना में पहाड़ का जीवन बहुत कठिन है। ख़ास तौर पर जिसका जिक्र पहले भी हुआ है कि कुमाऊं हिल्स की जब हम बात कर रहे थे, तो पिथौरागढ़ के इलाके में जब आप जाएंगे तो वहाँ की स्थिति आज भी यही है कि वहाँ फ़ोन के लिए, नेटवर्क के लिए या तो लोगों को 2.5-3 किलोमीटर बाहर निकलना पड़ता है या फिर नेपाली नेटवर्क पर उनको निर्भर रहना पड़ता है। नेपाली नेटवर्क पर? जी, नेपाली फ़ोन नेटवर्क पर जब आपको निर्भर रहना पड़ेगा तो जाहिर है कि आपकी नाराज़गी होगी। और जिसका जिक्र हो रहा था कि 5 वर्षों में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं, निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं,
बावजूद इसके क्या वो इतने पर्याप्त हैं कि पहाड़ के लोग उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संतुष्ट हो जाएं? तो उसका जवाब जब आप खोजने जाएंगे तो इस ओपिनियन पोल में उसका जवाब निकल के आता है कि बहुत बड़ी संख्या अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर संतुष्ट लोगों की नहीं बन पाई है। उसके बहुत सारे कारण हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और मैं जोड़ना चाहता हूं सौरभ जी, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले निशंक साहब कर रहे थे कि गाड़ी हमारी थी, ड्राइवर हमारे थे, हमने रास्ते में अगर बदला तो दूसरे को उसमें परेशानी क्या है। तो एक बात बहुत साफ है कि भले गाड़ी आपके हाथ में थी, ड्राइवर आपके थे, लेकिन जब आपने ड्राइवर बदला तो गाड़ी की रफ्तार पर, उसकी गति पर उसका असर हुआ और वो भी इस सब में दिख रहा है। हालांकि वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक, एक आलोक जी मैं आ रहा हूं, एक मिनट संजय जी का एक रिएक्शन लेकर के। संजय जी, आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही 50-50 वाला मामला हो सकता है उत्तराखंड? देखिए सौरभ, ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि बिल्कुल ही 50-50 का होगा जैसे ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि कांटे का मुकाबला है। ये कह पाना बहुत मुश्किल है इस वक्त कि किस पार्टी की सरकार बन सकती है, किस पार्टी की जीत होगी। तो कांटे का तो मुकाबला है। अब बिल्कुल 33-35 का मामला है। चलिए ठीक है, तो ये बता दीजिए इसमें जो प्रधानमंत्री 26 जनवरी को उत्तराखंडी टोपी पहन करके आए थे, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये प्रदीप जी से आप पूछ रहे हैं? नहीं, आप जी, संजय जी आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, इस तरह के सूचकों का कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता है, लोग ध्यान देते हैं, लेकिन इनसे पूरा वोट स्विंग हो जाएगा या एक बड़ी मात्रा में लोग ये देखकर बीजेपी के लिए वोट कर देंगे, मैं ऐसा नहीं मानता। तो आप देख रहे हैं उत्तराखंड का ओपिनियन पोल, और उत्तराखंड के ओपिनियन पोल में हमारे मुताबिक जो ट्रेंड आ रहा है वो बिल्कुल बराबरी की टक्कर दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। और 5 साल सरकार चलाने के बाद, और जिसमें 3 मुख्यमंत्री दिए भारतीय जनता पार्टी ने, अगर अब भी वो बिल्कुल बराबरी पर है तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है, बीजेपी के लिए लेकिन एक राहत की खबर जरूर कही जा सकती है। सवाल यह है कि 10 मार्च को मुख्यमंत्री कौन बनेगा? पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री रहेंगे, हरीश रावत 5 साल के बाद एक बार फिर वापसी करेंगे, कम बैक करेंगे। तो उत्तराखंड के ओपिनियन पोल में 41% मतदाताओं ने पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लगाई है, जबकि 44% वोटर हरीश रावत के पक्ष में दिखाई देते हैं। तो यहां पर बाजी मारते हुए दिखाई देते हैं हरीश रावत। 41% वोटरों को पुष्कर सिंह धामी में बेहतर चेहरा नजर आता है और 44% लोग हरीश रावत को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। अब ये तय करना होगा 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे, तब देखेंगे कि उत्तराखंड की जनता ने क्या तय किया है। तो अगर ओवरऑल आप देखें, वोट शेयर में, सीटों में कोई अंतर खास बिल्कुल नहीं है दोनों में। और अगर आप लोकप्रियता की बात करें तो हरीश रावत थोड़ा आगे जरूर दिखते हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी बहुत पीछे नहीं है। और मत भूलिए कि पुष्कर सिंह धामी को अभी वक्त भी बहुत नहीं मिला है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।